नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और आज इसी कड़ी में हम राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में कहावत है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले इक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये कहावत किस किले के बारे में प्रचलित है और क्यों प्रचलित है तथा उस किले के बारे में चिमना से जुड़ी हुई क्या तथ्य हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसी जो कहावत है वो राजस्थान में किस किले के बारे में प्रचलित है? रणथंभौर के किले के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला। और रणथंभौर का जो किला है यह किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। सबसे पहले देखिएगा, इस रणथंभौर के किले के बारे में हम बात करते हैं और अभी जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया, उससे जुड़ी हुई बातें करते हैं। उसमें क्या पूछा कि हमीर रासो। हमीर रासो आप जानते हैं किसकी रचना है? हमीर रासो जोधराज या जिन्हें क्या कहा जाता है, सारंगधर, इनकी रचना मानी जाती है। और प्रश्न यही पूछा गया कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? यानी रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम, इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम पूछा गया था। और उसमें जो चार ऑप्शन थे, अगर उसके अनुसार हम पढ़े, यानी किसके अनुसार? हमीर रासो के अनुसार, इसकी मूल प्रति के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी जो मूल प्रति है उसमें इस किले का प्रारंभिक नाम बताया गया है रणथंभगढ़। रणथंभगढ़। लेकिन ऐसा ऑप्शन उस पेपर में नहीं दिया गया था। उसमें दिया गया था जैसे रण स्तंभपुर, रण देवपुर और रण देवपुरा, इस प्रकार से चार ऑप्शन थे शायद, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, हमीर रासो के अनुसार इसका जो है प्रारंभिक नाम क्या था? रणथंभगढ़ था। यह मूल प्रति में लिखा हुआ है, जो कि किसके द्वारा लिखी हुई है? जोधराज या सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। यह तो बात हुई इस किले के प्रारंभिक नाम और इस क्वेश्चन की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रणथंभौर का किला है इसके निर्माण के बारे में। और जब हम निर्माण के बारे में बात करेंगे तो निर्माण में भी आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात हम किसके अनुसार करेंगे? पहली बात हम हमीर रासो के अनुसार ही करते हैं। हमीर रासो किसकी रचना है? जोधराज की। उसके अनुसार करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो हमीर रासो ये कहता है इसका जो निर्माण है 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, तथा यह समय भी बताता है कि 1110 संवत, 1110 संवत लिखता है। और समय भी बताता है अक्षय तृतीया, जिसको हम आखा तीज कहते हैं। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। उस दिन इस किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो ये कहता है जैत सिंह चौहान ने करवाया। ये जानकारी मैं आपको किसके अनुसार बता रहा हूं? हमीर रासो, जो कि जोधराज की रचना है। अगर इसके अनुसार ऐसा पूछा जाए तो इसका निर्माण जैत सिंह चौहान ने 12वीं शताब्दी या 1110 संवत में अक्षय तृतीया के दिन, यानी आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन करवाया था। किसने? जैत सिंह चौहान। लेकिन अगर हम अन्य इतिहासकारों के अनुसार बात करें तो इसका जो निर्माण है वो माना जाता है 9वीं शताब्दी में। कब? 9वीं शताब्दी में। और 9वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो कहते हैं रणथाम चौहान के द्वारा करवाया गया। अन्य इतिहासकार यह मानते हैं और कुछ इतिहासकार सीधा ही लिखते हैं कि इस किले का निर्माण जो है वो अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर ग्रंथों के अंदर से प्रश्न पूछा गया है तो इसी प्रकार का प्रश्न फिर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस हमीर रासो, जो कि जोधराज की रचना है, उसके अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? जैत सिंह ने करवाया था। कब? अक्षय तृतीया के दिन करवाया था। और अन्य इतिहासकार क्या कहते हैं? 9वीं शताब्दी में रणथाम चौहान ने करवाया था।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रणथंभौर का किला है इसकी श्रेणी कौन सी है। इसकी श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो किला है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जिनमें से ये किला जो निर्मित है वो 2 मुख्य पहाड़ियां, एक का नाम है रण और दूसरी का नाम है थंब। इन दोनों पर स्थित होने के कारण ही इस किले का नाम भी क्या हुआ था? रणथंभौर हुआ था। तथा इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे रणथंभौरगढ़ या रणथंभौर दुर्ग भी कहा जाता है। ये पहाड़ियों पर स्थित है, इस कारण इसकी पहली श्रेणी की बात करें तो इसकी श्रेणी मानी जाती है पर्वत या गिरी श्रेणी। पर्वत या गिरी श्रेणी, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों के मध्य और मुख्य 2 कौन सी? रण और थंब पहाड़ियों पर स्थित है। इस कारण इसे रणथंभौरगढ़ और रणथंभौरगढ़ भी कहा जाता है। इन्हीं पहाड़ियों से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब इन पहाड़ियों के पास आए कौन? अबुल फजल, यानी इस किले में आए कौन? अबुल फजल। और अबुल फजल ने जब इस किले को इन विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ देखा तो उन्होंने इसके बारे में एक बात कही। क्या कहा? कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। राजस्थान के दुर्गों की बात कर रहे हैं कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। बख्तर बंद है। ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। और किस किले के बारे में? रणथंभौर के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार पूछ ली जाती है। तो अबुल फजल ने कहा पहाड़ियों से घिरे होने के कारण कि ये क्या है? बाकी राजस्थान के दुर्ग जो है वो नंगे हैं, लेकिन ये राजस्थान का दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। यानी पहाड़ियों को यहां पर क्या बताया गया? इसका कवच बताया गया। तो ये पहली श्रेणी हुई इसकी, पर्वत या गिरी श्रेणी। इसके अलावा ये जो दुर्ग है इसके चारों ओर वन फैला हुआ है, इस कारण इसकी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? वन श्रेणी। तथा इस दुर्ग तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है, दुर्गम है। इस कारण इस किले की जो श्रेणी है वो कौन सी मानी जाती है? एरण श्रेणी मानी जाती है। तो आपको इस किले में क्या ध्यान रखना है? इसकी 3 श्रेणियां याद रखनी है। पहली है पर्वत या गिरी श्रेणी, क्योंकि यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मुख्य 2 पहाड़ियां जिन पर बना हुआ है रण और थंब है। और इन पहाड़ियों को देखकर अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा? बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है। तथा इसकी श्रेणी और कौन सी है? वन श्रेणी। तथा इस तक पहुंचने का रास्ता बड़ा कठिन है, इस कारण ही इसकी श्रेणी कौन सी है? एरण श्रेणी है। रणथंभौर का जो किला, इसकी बात करते हैं कि इसकी कुंजी किसे कहा जाता है? रणथंभौर के किले की कुंजी, यानी रणथंभौर को जीतना है तो पहले किसको जीतना होगा? पहले जीतना होगा जाहिन दुर्ग को। कई बार सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर के किले की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। जैसे जो जालोर का किला है उसकी कुंजी किसे कहा जाता है? तो सिवाना के किले को कहा जाता है। उसी प्रकार रणथंभौर के किले की कुंजी किसे कहते हैं? जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इस किले का प्रवेश द्वार कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है। इसका प्रवेश द्वार जो है वो कौन सा है? नवलखा। नवलखा प्रवेश द्वार किस किले का है? रणथंभौर के किले का है। और नवलखा के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे नवलखा महल कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा दुर्ग पूछ लिया जाए, झालावाड़ में है। नवलखा बावड़ी पूछ ली जाए तो डूंगरपुर में है। और नवलखा झील पूछ ली जाए तो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। तो रणथंभौर के किले की कुंजी कौन सी है? जाहिन दुर्ग है। और इसका प्रमुख प्रवेश द्वार नवलखा है। और अगर इसके कुल प्रवेश द्वारों की संख्या पूछ ली जाए तो 6 माने जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रणथंभौर का किला है इसका उपनाम क्या है? उपनाम, तो ये जो रणथंभौर का किला है इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा, कहते हैं जब चित्तौड़गढ़ पर 1533 ईस्वी में कर्मावती के समय की बात है, गुजरात का शासक था बहादुर शाह, आक्रमण किया तो कर्मावती ने संधि स्वरूप रणथंभौर का किला जो है वो किसको सौंप दिया था?
बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था उसको सौंप दिया था। इस कारण ही इसे क्या कहा जाता है, चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहा जाता है। इसके बाद में हम कुछ इतिहास की बातें करते हैं और उसमें देखिएगा, अगर हम रणथंभौर की बात करें तो इसका जो प्रमुख शासक आज जिसकी आन बान शान का प्रतीक जो है वो रणथंभौर का किला माना जाता था, वो कौन है, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, इनके समय की बात करते हैं। और इनके समय में आपको पहली बात यह ध्यान रखनी है कि इनके समय दिल्ली का बादशाह कौन था, या जो है दिल्ली के शासक कौन थे। तो हमीरदेव चौहान का शासन काल जो है 1282 से 1301 ईस्वी तक था। तो पहले इनके समय शासक था दिल्ली का कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और इस जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस रणथंभौर के किले की बात कर रहे हैं, इस पर 2 बार आक्रमण किया गया। कब, 1299 ईस्वी, सॉरी 1290 ईस्वी और 1292 ईस्वी, 2 बार आक्रमण किया। लेकिन दोनों बार ही जलालुद्दीन खिलजी क्या रहे, असफल रहे। जब इस किले को नहीं जीत पाए और अपना यहां से जो है डेरा उठाकर वापस जा रहे थे, तब उसके किसी सेनापति ने जलालुद्दीन खिलजी से पूछ लिया कि आप इस किले को जीते बगैर ही जा रहे हो। तो जलालुद्दीन ने एक वक्तव्य दे दिया था, एक लाइन कह दी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ ली जाती है। इन्होंने इस किले के बारे में क्या कहा, रणथंभौर के बारे में, कि ऐसे 10 किले, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल बराबर नहीं समझता हूं, बाल बराबर नहीं समझता हूं, नहीं समझता हूं। ऐसी लाइन जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने किसके बारे में कही, रणथंभौर के बारे में। क्योंकि वो जो है इस किले को जीत नहीं पाए थे। कितनी बार है, 2 बार, 1290 और 1292। तब उन्होंने जाते हुए क्या कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल बराबर भी नहीं समझता हूं। ऐसा किसने कहा, जलालुद्दीन ने कहा था। तो रणथंभौर के किले का जो है वो छोटा भाई किसको कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और जलालुद्दीन ने इस किले पर कितनी बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया। तो क्या कहा, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल बराबर नहीं समझता हूं। ये थी दिल्ली के जो अमीर के समय प्रथम शासक थे उनके बारे में बात। इसके बाद में 1296 में दिल्ली के नए शासक बनते हैं जिनका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इनके और अमीर से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं उनके बारे में हम देखिएगा, पढ़ते हैं। हमीरदेव चौहान, इन दोनों के मध्य बात करें तो देखिएगा, इस अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य जो मुख्य युद्ध होता है वो कब होता है, 1301 में होता है, जो कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था। लेकिन अब ये जो प्रथम शाखा है इसके कारण कौन से थे, आपको इसमें 2 कारण याद रखने और दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं उनके अनुसार। पहली बात हम करते हैं हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार। और हमीर जो महाकाव्य है इसको लिखा किसने था, नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। और इसमें हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी ये कहते हैं कि अलाउद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह। इस मीर मोहम्मद शाह तथा अलाउद्दीन के अन्य सेनापतियों के मध्य धन के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हो जाता है और उससे रुष्ट होकर मीर मोहम्मद शाह जो है वो हमीर देव की क्या आ जाता है, शरण में आ जाता है। और इसी शरण से छुड़ाने के लिए जो है अलाउद्दीन किस पर आक्रमण करता है, हमीर देव चौहान पर आक्रमण करता है और राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा होता है। ये तो कौन कहता है, हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी कहता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी रचना है हमीर हट, हमीर हट। और हमीर हट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। इसमें चंद्रशेखर ये कहते हैं कि जो अलाउद्दीन था, इस अलाउद्दीन की एक बेगम थी जिनका नाम था चिमना, बेगम है चिमना। और इस बेगम
चिमना का जो है वो प्रेम प्रसंग बताया जाता है किससे? मोहम्मद शाह से। और इस बात का पता जो है वो किसको चलता है? अलाउद्दीन खिलजी को चलता है। तब अलाउद्दीन खिलजी से डरता हुआ मीर मोहम्मद शाह जो है वो किसकी शरण में आ जाता है? हमीर देव चौहान की शरण में आ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी इसको वापस मांगता है। तब हमीर देव के बारे में एक कहावत प्रचलित है, वो आपने सुनी होगी कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इन्होंने कहते हैं जब एक बार प्रण ले लिया तो वो अपनी शरण में आए हुए को वापस नहीं देते थे और इसी कारण राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों जो ग्रंथ हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं। हमीर महाकाव्य जो नईचंद्र सूरी ने लिखा है वो कहता है मोहम्मद शाह धन के बंटवारे से रुष्ट होकर किसकी शरण में आया था? हमीर की शरण में। लेकिन हमीर हट में चंद्रशेखर क्या कहते हैं कि बेगम चिमना से प्रेम करता था और इस बात का जब पता चला किसको? अलाउद्दीन को, तो उनसे डरकर जो है वो किसकी शरण में आया था? हमीर देव चौहान की शरण में आया था। अब जब हमीर देव चौहान ने उस मोहम्मद शाह को वापस नहीं दिया तो अलाउद्दीन के दो सेनापति थे, एक का नाम था नुसरत शाह और दूसरे का नाम था उलुग खां। इन दोनों के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने किस किले पर आक्रमण कर दिया? हमीर देव का जो किला था रणथंभौर का, उस पर आक्रमण कर दिया। कब? 1301 की बात हम कर रहे हैं। उस समय हमीर देव जो था उसके दो सेनापति थे, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल। इन्होंने काफी समय तक रणथंभौर के किले पर घेरा डाले रखा, लेकिन ये जो है हमीर देव चौहान को पराजित नहीं कर पाए। तब अलाउद्दीन ने कूटनीति से काम लिया और इन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया था। यानी इन दोनों ने हमीर देव चौहान के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। इसी कारण हमीर देव चौहान ने यहां पर क्या किया था? केसरिया किया था। तथा याद रखना इनकी पत्नी हमीर देव चौहान की पत्नी जिन्हें कहा जाता है रंग देवी या रंगा देवी, जिनके नेतृत्व में यह क्या हुआ था? जोहर हुआ था। और कौन सा जोहर हुआ था? जल जोहर। इसी के अंदर एक तालाब बना हुआ था पद्मला तालाब, उसमें इन्होंने अपने सतीत्व को बचाने के लिए सभी ने अपनी जान दे दी थी। और राजस्थान का एकमात्र जल जोहर और राजस्थान के इतिहास का प्रथम जो शाखा है वो 11 जुलाई 1301 को किस किले में हुआ था? रणथंभौर के किले में हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना एक और महत्वपूर्ण बात देखिएगा, इसमें नुसरत शाह जो है वो क्या होता है? मारा जाता है। प्रश्न अभी पीछे सेकंड गेट 2016 में पूछा गया था कि इस साके के समय कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत शाह मारा गया था और उल्लुग खां को यहां का क्या बनाया था? किलेदार बनाया था। ये सेकंड ग्रेड के दो पेपर हुए थे, पहले में आया था कि कौन मारा गया था? नुसरत खां, और दूसरे में यह आ गया कि किसको जो है सेनापति नियुक्त किया गया था? उल्लुग खां को सेनापति नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा देखिएगा आपको हमीर देव चौहान के बारे में भी याद रखना है। हमीर देव चौहान की बात करें तो इन्होंने कहते हैं अपने जीवन काल में पूरे जब इन्होंने शासन किया उसमें की बात कर रहे हैं, पूरे जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े और इनमें से जीते कितने? 16 युद्ध जीते थे। एक ही युद्ध और अंतिम युद्ध किससे हार गए थे? अलाउद्दीन खिलजी से। और उसका भी कारण था इनके सेनापति रणमल और रतिपाल द्वारा विश्वासघात करना। इसी कारण हमीर देव चौहान के बारे में एक कहावत प्रचलित है, कौन सी? कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार।
ये कहावत जो है वो किसके बारे में प्रचलित हो गई? हमीर देव के बारे में, क्योंकि इन्होंने जो अपना प्रण ले लिया या किसी को शरण में बुला लिया तो वापस नहीं किया था। इन्होंने जो कहा था वही किया था। सिंह सुवन जैसे जो शेरनी होती है अपने जीवन काल में एक बार ही शावक को जन्म देती है, और सत्यवादी जो व्यक्ति होता है वो एक बार ही वचन देता है, और कदली का जो पेड़ होता है उसमें पूरे जीवन में एक बार ही फल आते हैं, और तिरिया तेल शादी का जो तेल है वो लड़की को विवाह का तेल एक बार ही चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार हमीर के बारे में कहा जाता है, इन्होंने एक बार अगर कह दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। इसी कारण इनके बारे में कहावत क्या प्रचलित हो गई कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। और राजस्थान के इतिहास का प्रथम जो साका है वो किस किले में हुआ था? रणथंभौर के किले में। कब? 1301 में। और केसरिया हमीर देव चौहान ने किया था, और विजय किसकी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की हुई। ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम क्या था? साका था। ये रणथंभौर के इतिहास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। बाकी जो पूरी अमीर की कहानी है वो इतिहास में जो पढ़ेंगे तो उसकी पूरी विस्तृत बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो रणथंभौर का किला है उसमें दर्शनीय स्थल कौन से हैं। रणथंभौर के किले के दर्शनीय स्थल, और बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर पहला महल बना हुआ है जोरा भोरा महल, जोरा भोरा महल। इसके अलावा यहीं पर बना हुआ है जोगी महल, जोगी महल। और आपको एक प्रश्न बताना है, देखिएगा यहां आया है जोगी महल जो कि रणथंभौर के किले में। आपको अगर पता हो तो आप जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि जोगी दास की छतरी कहां पर है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। तो आप ध्यान रखना जोगी महल कहां पर है? रणथंभौर के किले में। इसके अलावा यहीं पर बना हुआ है सुपारी महल। और सुपारी जब आप खाते हो तो कौन सी खाते हो? दिल को खुश करने वाली। इसलिए यहां पर कौन सा महल बना हुआ है? दिल खुश महल बना हुआ है। यह सुपारी कौन सी खाते हुई? दिल खुश सुपारी खाते होंगे, तो यहां बना हुआ है दिल खुश महल। इसके अलावा यहां पर बना हुआ है पुष्पक महल। ये जो मुख्य महल हैं वो किस किले में बने हुए हैं? रणथंभौर के किले में बने हुए। इसके अलावा यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान का एकमात्र 3 नेत्रों वाला गणेश जी का जो मंदिर है वो किस किले में बना हुआ है? रणथंभौर के किले में। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, राजस्थान का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर है। और जब भी घर में शादी होती है, विवाह होता है, तो पहला जो इनविटेशन कार्ड है वो किसको भेजा जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी को, या इन्हीं के नाम से घर में चढ़ाया जाता है या रखा जाता है। आपको ध्यान और रखना है, ये जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है इनका मेला कब भरता है? तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है। इनका मेला भरता है जब गणेश चतुर्थी आती है। और गणेश चतुर्थी कब आती है? तो आप सभी को याद है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। सभी को याद है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसी दिन लड़कों के क्या भेजे जाते हैं? सिंजारे भेजे जाते हैं। कब? गणेश चतुर्थी को। और आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि लड़कियों के सिंजारे कब भेजे जाते हैं? लड़कों के कब भेजे जाते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या गणेश चतुर्थी को भेजे जाते हैं। तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहां पर है? रणथंभौर के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा यहां पर बनी हुई है पीर सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। और ध्यान रखिएगा इस किले के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। जिसमें क्या बनी हुई है? मस्जिद बनी हुई है। और जिसमें क्या बना हुआ है? गिरजाघर बना हुआ है।
ये तीनों राजस्थान का एक ही मात्र किला है। कौन सा? रणथंभौर का किला, जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? रणथंभौर का किला। तो इसमें हमने पढ़े जोरा बोरा महल है, जोगी महल है, सुपारी महल है, दिलखुश महल है और पुष्पक महल है, तथा यहाँ बना हुआ है राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिसका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, तथा राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद और क्या बना हुआ है? गिरजाघर बना हुआ है। इसके अलावा इसमें ही बना हुआ है एक तालाब, जिसका नाम क्या है? पद्मला तालाब, जिसमें राजस्थान का क्या हुआ था? प्रथम जल जोर हुआ था 1301 में। वो भी किस किले के अंदर है? रणथंभौर के अंदर है। तथा इसमें बनी हुई है एक छतरी, और उस छतरी का नाम है जैतर सिंह की छतरी। जैतर सिंह की छतरी, जो कि जैतर सिंह चौहान की छतरी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने करवाया था। और ये कितने खंभों की है? 32 खंभों की है। 32 खंभे ही क्यों लगाए सर? तो 32 खंभे इसलिए लगाए क्योंकि जैतर सिंह चौहान ने शासन कितने वर्ष तक किया था? 32 वर्षों तक किया। इसमें इसलिए खंभे कितने हैं? 32। निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया। और इसी पर बैठकर हमीर क्या करता था? न्याय करता था, इंसाफ करता था। इस कारण इस छतरी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? न्याय या इंसाफ की छतरी भी कहा जाता है। किसको? जैतर सिंह की छतरी को। तो ये इसके कुछ दर्शनीय स्थल थे, जिसमें हमने पढ़ा पद्मला तालाब, जैतर सिंह की छतरी 32 खंभों की है, और इसे क्या कहा जाता है? न्याय या इंसाफ की छतरी कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अंदर 2 प्रमुख यंत्र लगे हुए हैं, जो कि शत्रु सेना जब आक्रमण करती थी उस समय उनका प्रयोग किया जाता था। उनके बारे में यदा कदा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्रादा। प्रश्न यह भी आ सकता है, अर्रादा क्या है? तो अर्रादा क्या है? दुश्मन सेना या जो दुश्मन सेना के सैनिक है उन पर पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र। पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि वर्षा हमने जो है पानी की सुनी थी, लेकिन ये जो है पत्थरों की वर्षा कब से होने लगी, कैसा होता है? तो आपने एक यंत्र सुना होगा, चलाया भी होगा बहुत सारों ने, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। गोफिया जब बाजरी होती है उसके अंदर जो पक्षी बैठते हैं उनको उड़ाने के लिए हम गोफिये का प्रयोग करते हैं। उसमें पत्थर डालते हैं और उसको जोर से घुमाकर फेंका जाता है तो पत्थर दूर जाकर गिरता है। उसी का बड़ा रूप जो है उसे क्या कहा जाता है? अर्रादा। किस प्रकार से होता था? तो देखिएगा, इस प्रकार से ये दुर्ग है। इसमें यहां पर दुश्मन के सैनिक खड़े हैं दीवार के पास में, और ये अर्रादा जो यंत्र था ये इस दुर्ग में लगा हुआ है। इस प्रकार से मान लीजिए ये यंत्र है। इस प्रकार से यहां इसमें एक हैंडल लगा हुआ है और एक यहां ट्रॉली बनी हुई है, जिसमें क्या करते थे? बहुत सारे पत्थर भर लेते थे। और जब ये जो हैंडल लगा हुआ है जनरेटर की तरह, इसको घुमाकर जब छोड़ा जाता था तो ये जो पत्थर हैं वो किस पर जाकर गिरते? दुश्मन सैनिकों पर जाकर गिरते। तो बताइए, क्या ये जो बाहर दुश्मन सैनिक खड़े यहाँ पर खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र क्या कहलाता था? अर्रादा कहलाता था। और वर्तमान में किस दुर्ग में लगा हुआ है? तो रणथंभौर के किले में वर्तमान में भी लगा हुआ है। इसके अलावा देखिएगा, दूसरा यंत्र हम यहां से पढ़ते हैं मगरबी। अब मगरबी क्या था? तो मगरबी जो है वो ज्वलनशील वस्तुओं को दुश्मन सेना या जो दुश्मन सैनिक थे उन पर फेंकने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता उसको क्या कहते हैं? मगरबी। इसको आज के परिचय में हम देखें तो आप देख सकते हैं, जो एक बोतल है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है और उसके आगे आग लगाकर फेंक दी जाती है, जिसको अपनी भाषा में पेट्रोल बम बोलते हैं। उसी का बड़ा रूप जो है वो मगरबी थी। ज्वलनशील वस्त्र
जो है ज्वलनशील वस्त्र या जो पदार्थ थे उनमें आग लगाई जाती और उनको दुश्मन की सेना पर डाल दिया जाता। तो बताइए क्या वहां पर दुश्मन के सैनिक खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे, भाग जाएंगे। ऐसा जो यंत्र था उसको क्या कहा जाता है? मगरबी। और ऐसा यंत्र जो है वो किस किले में लगा हुआ है? रणथंभौर के किले में लगा हुआ है। ये थी इस रणथंभौर के किले के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारी, अभी राजस्थान के बहुत सारे किले बचे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर जल्दी करवाइए। जल्दी अगर आपको करना है तो फिर वही बात होगी, पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। और अगर हमें समय देना है, समय अगर मिलेगा तो आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।